ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पादों की बढ़ती निर्यात क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आत्मनिर्भर भारत के विजन की प्रगति का एक बड़ा उदाहरण इस बात से मिलता है कि भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है और हम अगर एक आंकड़ा लें तो 2013-14 की तुलना में वर्ष 2020-21 में भारत का जो फार्मास्यूटिकल बाजार है वो निर्यात है वो लगभग 66% तक बढ़ा है और इस बढ़ते बाजार से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से भारत की फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निर्यात की क्षमता है, निर्माण की क्षमता है, वो लगातार बढ़ रही है। उससे भारत पूरी दुनिया में एक फार्मेसी बनता जा रहा है। डॉक्टर कोहली, जिस तरह से भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र ने दुनिया में अपना एक दबदबा इन बीते सालों में बनाया है और कोरोना संक्रमण के समय अगर पिछले 2-3 साल में हम देखें तो इसमें एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। कैसे विश्व में भारत की फार्मास्यूटिकल बढ़ती हुई क्षमता को आप देखते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि भारत इस समय दुनिया की फार्मेसी बन चुका है और इसके लिए हम पूरी तरह से हम श्रेय देंगे भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। और क्यों ना हो, अगर हम खाली एक्सपोर्ट की बात करें, खाली हम निर्यात की बात करें, तो आज अगर हम गिनती करें तो विश्व के 200 देशों को, 200 जो कि कम नहीं होते हैं, 200 देशों को भारत से यहाँ से दवाइयां एक्सपोर्ट की जाती हैं। दवाइयां या दवाइयों से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और भारत दुनिया की टॉप 10 मतलब टॉप की जो 10 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें से भारत का आज स्थान बन चुका है। हम जानते हैं पूरे विश्व में 200 से ज्यादा देश हैं, छोटे मोटे देश लगाएं तो बहुत गिनती है, जिसमें से 200 को हम दे रहे हैं और टॉप 10 में हमारा इस समय नाम है। तो अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर 21 हम लें, जो 21 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हम कहते हैं, तो करीब $24.44 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया था और यही अगर हम 22 का देखें तो ये $24.6 बिलियन तक पहुंच गया। और आप अगर इसके और गहराई में जाएं तो हम अगर खाली वैक्सीन की उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो 50% दुनिया की वैक्सीन आज भारत में बन रही हैं, भारत से दी जा रही हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, जहां भी वैक्सीनेशन का प्रयोग हो रहा है, ज्यादातर बच्चों में होता है, 50 वैक्सीन भारत से जा रही है। अगर हम खाली अमेरिका की बात करें जो कि दुनिया की सबसे बड़ी औषधि की मार्केट में से एक है, उसमें जो जेनरिक ड्रग्स की डिमांड होती है वो 40% डिमांड इस समय भारत से पूर्ति हो रही है। यूके की आप लें, 25% भारत से पूर्ति की जा रही है। आंकड़े अपने आप में ये बताते हैं कि भारत का वर्चस्व आज फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में पूरे विश्व में फैल चुका है। और जिस प्रकार हम आईटी सेक्टर की बात करते थे, हम कुछ और सेक्टर्स की, टेक्सटाइल्स की एक जमाने में बात करते थे, आज हम फूड सिक्योरिटी की बात करते थे, मुझे लग रहा है फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर उभर के आ रहा है जो कि भारतवासियों के लिए बहुत ही फक्र होना चाहिए। और जानकारी अवश्य देना चाहूंगा यहाँ पर, अमेरिका दुनिया के उन देशों में से है जहां पर एफडीए, जो अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जहां पर की अप्रूवल किसी भी ड्रग को बहुत ही कठिनाई से मिलता है। जब तक वो पूरे मापदंड पे खरा नहीं उतर जाता है, जब तक दवाइयों में पूरी क्वालिटी नहीं होती, उसको वहां नहीं आने देते हैं। और भारत के लिए फक्र की बात यह है कि आज 500 एपीआई अगर हम बात करें, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, 500 एफडीए अप्रूव्ड प्रोड्यूसर्स आज भारत में है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डॉक्टर कोहली, आपने एपीआईज की बात की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं और जो बल्क ड्रग्स हैं, दवाइयों के अलावा भारत इस क्षेत्र की क्षमता को भी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। और इसका उदाहरण लें तो सरकार ने जो बल्क ड्रग पार्क है आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में जो बन रहे हैं, इसकी एक बड़ी योजना लागू की है और साथ में जो आयात है ड्रग्स का उस पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ी योजना है। इस मामले में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी सरकार ने बल्क ड्रग्स के लिए लागू किया है। तो जो रॉ मटेरियल है, बल्क ड्रग्स है, उस मामले में भारत अपनी किस तरह से क्षमता को बढ़ा रहा है? निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने पीएलआई स्कीम फार्मास्यूटिकल के लिए अनाउंस की थी जून 21 की, मुझे याद है। 1,97,000 करोड़ रुपए इसके लिए अनाउंस किए गए थे, जो कि अगले 5 साल इन बल्क ड्रग्स की तरफ यूज होंगे। और ये खाली बल्क ड्रग्स के लिए नहीं, इनको एपीआईज के लिए, इनको ड्रग इंटरमीडिएट्स होते हैं उनके लिए, और एक की स्टार्टिंग मटेरियल होता है जो कि किसी भी ड्रग बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल होता है स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए, इन 3 चीजों के लिए ये एलोकेशन अगले 5 सालों के लिए किया गया। मुझे लग रहा है ये पीएलआई स्कीम को हम
खाली इस नजरिए से ना देखें कि ये एक नौकरी देने के लिए जो है सरकार ने शुरू किया, ये तो है ही है कि नौकरी को बढ़ावा देने के लिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, पर भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इसको बहुत बड़ा इससे बूस्ट मिलेगा क्योंकि ये इंसेंटिव देगा। अगर हम इससे एपीआई से बाहर निकल के सोचें तो हम सारे अगर प्रोडक्ट्स की भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, अगर हम सबकी बात करें, उसमें एपीआई है, उसमें ड्रग इंटरमीडिएट्स हैं, की स्टार्टिंग मटेरियल जिसका मैंने जिक्र किया, जेनेरिक ड्रग बहुत बड़ी मार्केट अपने आप में बन चुका है, वैक्सीन का मैंने अभी जिक्र किया, और एक जेनेरिक मेडिकेशंस भी होती हैं। तो ये 5-6 ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जहां पर भारत फोकस कर रहा है, भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो फोकस कर रही है, और भारत सरकार का उनको जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है उससे उनके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को निरंतर एक्सपैंड कर रहे हैं। और अगर क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का यहाँ पर जिक्र किया, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में जाएं कि भारत में कुल 10,500 इस समय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि भारतीय कंपनियों ने खोले हुए हैं, और 3,000 से ज्यादा भारत में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से एक्सपेंशन हो रहा है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है। और पूरी दुनिया, आप किसी देश में जाके आज पूछें कि आप दवाई लेते हैं, और ये लोग जानते हैं इस बात को, ये नहीं कि उस देश में दवाई बिकती है तो उनको मालूम नहीं कि कहाँ से आ रही है, वो लोग जानते हैं कि ये भारत की, तो अगर भारतीय कोई जाता है तो वो एक पहचान बन चुकी है। दूसरी ओर हम देखें तो मेडिकल डिवाइसेस को लेकर भी भारत अपनी निर्माण क्षमता बढ़ा रहा है, और कोरोना काल में हमने देखा कि जो पीईपी किट्स हैं, डायग्नोस्टिक किट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, सैनिटाइजर्स, मास्क, इसके अलावा अब जो बड़ी मशीनरीज हैं उनके उत्पादन पर भी जोर है भारत में। और अभी एशिया में देखें तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत भी एक बड़े मेडिकल डिवाइसेस के मामले में, निर्माण क्षमता के मामले में आगे बढ़ रहा है। तो इस मामले में भी भारत अपनी निर्भरता को जिस तरह से दूसरे देशों से कम कर रहा है और एक बड़े मैन्युफैक्चरर के रूप में उभर रहा है, इस मामले में भारत की प्रगति को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी आज भी कहीं जाते हैं तो इस बात का जिक्र करते हैं, जब हम सैनिटाइजर्स के लिए, पीपी किट्स के लिए, छोटी छोटी चीजें जो कोरोना वायरस से जुड़ी थी उसके लिए हम सोच रहे थे कि हमारे पास कहाँ से आएगा, हमने तो कभी पीपी किट इतनी यहाँ पर बनाते नहीं थे। आज वही भारत पूरी दुनिया को पीपी किट्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इक्विपमेंट्स बना के सप्लाई कर रहा है। और जो श्रोता नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने ठीक कहा, कोरिया है, जर्मनी है, जहां से हमारे मेडिकल गुड्स और मेडिकल मशीनरी यहाँ पर आती थी, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट हो गया, उसमें बहुत सारा फॉलो अप ट्रीटमेंट हो गया, थेरेपी रिलेटेड इक्विपमेंट हो गया, ये सारी चीजें बाहर से मंगाई जाती थी। मुझे लग रहा है इसके पीछे हमें श्रेय देना चाहिए हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, हमारी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, और पूरे के पूरे आत्मनिर्भर अभियान को, जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है आज इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को वहां पर लाने में, जहां हम आज आकर खड़े हुए हैं। और इस बात का सबूत कहाँ मिलता है? इस बात का सबूत मिलता है, मैं 2022-23 के जब बजट का अनाउंसमेंट हुआ था, तो जो बजट की एलोकेशंस थी, तो भारत सरकार ने करीब 3201 करोड़ रुपए खाली रिसर्च के एलोकेट एलोकेट किए थे। और देखिए, एक बहुत अहम बात जो इससे जुड़ी हुई है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम खाली फार्मास्यूटिकल के नहीं करते। एक उसका पन्ना आपने उठाया जब आपने कहा कि मेडिकल गुड्स की हम बात कर रहे हैं, पर इसके अलावा अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की ओवरऑल बात करें, यहाँ पर भी 83,000 करोड़ की बजट में एलोकेशन की गई। नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके लिए करीब 37,000 करोड़ की एलोकेशन की गई। और आयुष मंत्रालय, हम ना भूलें कि फार्मास्यूटिकल आज खाली एलोपैथिक दवाइयों तक सीमित नहीं है, आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, आयुर्वेद तक फैल चुका है। तो मुझे लग रहा है बहुत इंक्लूसिव हो गया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और पूरा विश्व आज भारत में बनने इस ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रयोग करने के लिए बेताब है, और लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का दायरा जो है बहुत वाइड हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। चर्चा की शुरुआत में जैसा कि आपने कहा कि जेनरिक मेडिसिन हम बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, वैक्सीन का निर्माण बड़ी मात्रा में हमारे देश में होता है, और कोरोना काल में अब देखा गया है कि वैक्सीन के आविष्कारक के रूप में भारत ने अपनी छाप छोड़ी और कोरोना की वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को, न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने रखी, बल्कि मैत्री योजना के तहत दूसरे देशों को भी इसका निर्यात किया। तो जो वैक्सीन निर्माण है उस पर छोटी सी आपकी टिप्पणी, किस तरह से भारत इसमें, वैसे ही एक बड़ी उपलब्धि भारत ने दर्ज की है, लेकिन आगे चलकर इसकी और क्षमता को बढ़ता हुआ कैसे देख रहे हैं आप? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब जो समय जैसे जैसे गुजरा, लोगों ने इस भारतीय वैक्सीन को और भारत की बनी दवाइयों को टेस्ट किया। खाली ये लैब में टेस्ट नहीं हुई, इसको ये समय की रफ्तार में भी खरी उतरी, और तभी आज भारत की बनी दवाइयों की तरफ पूरा 200 देश दुनिया के देख रहे हैं, और बहुत बेताबी से देख रहे हैं, और वो अपने देश को रोग निवारण के लिए भारत की ओर इस समय ताक रहे हैं। डॉक्टर कोहली, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप जुड़े और इस विषय पर आपने विस्तार से जानकारी के साथ विश्लेषण दिया।
जी, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पादों की बढ़ती निर्यात क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।